हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल टॉपर्स अड्डा में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम्स में है ना अधिकतर देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक अभी मत कीजिएगा, अच्छा लगे तब ही लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, राष्ट्रवाद क्या है। पहला प्रश्न यही बनता है। तो देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, विचारधारा है, भावना है, फीलिंग्स है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या चीज़ का वाहक बनती है, एकता का वाहक बनती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो होती है वो राष्ट्रवाद कहलाती है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैजिनी कौन था। तो मैजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी ये राजतंत्र का विरोध था, है ना। ये विरोधी था, राजतंत्र को नहीं मानता था, यानी राजा के शासन को ये नहीं मानता था। ये चाहता था कि किसी भी राष्ट्र में कैसी शासन व्यवस्था कायम हो, गणतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हो। एवं योग्य सेनापति था, ठीक है। इन्होंने इटली का एकीकरण करने के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसके बारे में काफ़ी है ना हो गया, इतना आंसर लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखना है, जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जर्मनी एकीकरण का मतलब होता है जब कई भागों में बटा हुआ रहता है तो उसको एक करना। तो देखिए, जर्मनी जो है अनेक छोटे बड़े राज्यों में क्या था, बटा हुआ था, और रजवाड़ों यानी अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे राजा क्या करता था, वहाँ पे शासन व्यवस्था करता था, है ना। तो ये भी एक एकीकरण का बाधा है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा होते हैं, है ना, और वो एक नहीं होना चाहते हैं। इसमें राजनीतिक और सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं थी, है ना, यानी राजनीतिक दृष्टि से सब अलग अलग था, सामाजिक दृष्टि से सब अलग अलग था, और धार्मिक अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, इसलिए चाहते थे कि हम एक ना हो। तो ये सब क्या थी, कारण थी, है ना। और यहाँ पर जर्मनी में जो है राष्ट्रवाद जो है ये बहुत ही कम देखने को मिलता था। और सबसे मेन बाधा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था, है ना, कि जर्मनी हो या इटली हो इसका एकीकरण हो। तो ये सब क्या था, बाधा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटरनिख युग। तो संपूर्ण यूरोप में 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शासन था। इसे ही मेटरनिख युग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, वियना सम्मेलन कभी कभी पूछ लिया जाता है, वियना सम्मेलन क्या होता है, वियना सम्मेलन। तो देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के नेतृत्व में जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन के तहत फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित किया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 1815 में होता है वियना सम्मेलन। अगला प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जुलाई 1830 में जो है फ्रांस में कौन शासक था, तो चार्ल्स दशम शासक था। एक निरंकुश था, बहुत ही मतलब खतरनाक था, एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभरे राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का कार्य किया। यानी ये नहीं चाहता था कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना फैले, है ना। चार्ल्स दशम ने पॉलिग्नेक नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और ये जो पॉलिग्नेक नामक व्यक्ति था, और ये बहुत ही मतलब जो अमीर लोगों को ज़्यादा महत्व देते थे, यानी गरीब लोगों को कुछ वैल्यू ही नहीं देता था, जिस कारण जनता के द्वारा जुलाई 1830 ईस्वी में क्रांति किया जाता है।
और इस क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो राजवंश का शासन क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है और इसके जगह पे आर्लियंस वंश की स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो ये था जुलाई 1830 की क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। देखिए ये क्वेश्चन अब की बार 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फ्रांस के राजा इस समय यानी 1848 के समय आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप था। अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, यानी इसके जो भी ओपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसको खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो गीजो था ये बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी ये गरीब लोगों के हित में कोई भी काम नहीं करना चाहता था। इसके शासनकाल में देश में अत्यधिक मात्रा में भूखमरी एवं बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिस वजह से फरवरी 1848 ईस्वी में लोगों के द्वारा क्रांति किया गया, जिससे लुई फिलिप जो है गद्दी को छोड़ करके कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, है ना। तो ये सब कारण था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका का वर्णन करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी फ्रांस यूरोप में 1789 ईस्वी से ही फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना फैलती है, लेकिन इसके बाद जो है नेपोलियन के कई आक्रमण से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगती है। और 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन जो है फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू करता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें देखिए यूरोप कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचाया था, है ना। यूरोप के कई राज्य में जो नेपोलियन राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में काम किया था। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के सभी राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना फैलाकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग क्या हो गया, प्रशस्त हो गया। तो किसके समय, यही नेपोलियन बोनापार्ट के समय ही, है ना। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है इटली और जर्मनी को एकीकरण करने के लिए जर्मन राइन राज्य की स्थापना भी किया था। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगने लगा। तो इस तरह से जो है नेपोलियन बोनापार्ट भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इंपॉर्टेंट है। देखिए इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी के तलवार ने पूरा किया था। वह युद्ध के नीति में विश्वास करता था। गैरिबाल्डी युद्ध के नीति में विश्वास करता था। इंपॉर्टेंट है। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती। तो यानी लाल कुर्ती संगठन का स्थापना यानी गठन किसने किया, गैरिबाल्डी ने किया था। याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। क्या थे, पेशे से एक नाविक थे। इनकी सहायता से यानी इस लाल कुर्ती की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स पर क्या कर लिया, अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना किया, यानी लोकतंत्र की स्थापना किया। वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था, है ना। पोप, रोम में जो पादरी होते थे उसको बोलते हैं पोप, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। सबसे मेन तो यही था बाधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है इटली और जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। इटली और जर्मनी जो है एक ही समय में उसका एकीकरण हो रहा था। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था, है ना। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू होने लगा और इस नागरिक आंदोलन का नेतृत्व कौन करने लगा, मैजिनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत कर गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण क्या हो गया, रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा
दमनकारी कानून नीति लागू किया, है ना, और दोनों देश के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रिया एक सबसे बड़ा बाधक के रूप में सामने आया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो देखिए बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में ये हीरो था। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। वह राष्ट्रवादी था। विलियम प्रथम कैसा था? राष्ट्रवादी था। पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो इसमें मेन बाधा कौन कौन था? तो ऑस्ट्रिया था और फ्रांस था। ये दोनों देश को हराए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। उसने 1862 ईस्वी में बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया, है ना, जर्मनी को एक करने के लिए। अब देखिए बिस्मार्क आ गया, बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बिस्मार्क जो है ये प्रख्यात राष्ट्रवादी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया। इसके लिए उसने 3 युद्ध किए थे। पहला युद्ध डेनमार्क से किया था 1864 ईस्वी में। दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ किया था, सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध किया था फ्रांस के साथ युद्ध किया था, सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में युद्ध किया था, जिसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हरा दिया जाता है। और अंततः 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनान का जो है अपना एक गौरवमय अतीत रहा है। यूनानी सभ्यता का साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां जो है यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरा यूरोप में जो है कौन से देश से प्रेरित मिलता था? तो यूनान से। इसीलिए यूनान को यूरोप की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। परंतु इसके बावजूद भी यूनान में तुर्की साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया था, है ना। तुर्की जो है पूरा तरह से अधीन कर लिया था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में भी राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। और 1821 ईस्वी में एक व्यक्ति थे यूनान में, उसका नाम था अलेक्जेंडर चिप्सलांटी। इसके नेतृत्व में जो है यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। और अंततः 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि के तहत तुर्की का शासन क्या हो जाता है? यूनान में खत्म हो जाता है। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और यहाँ का एक शासक था, बवेरिया का शासक, उसका नाम था ओटो, है ना। स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया था। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर चुके हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।